वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और जो थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ब्रीफली कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स का। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पे बात करेंगे, नेमली इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लाइंस करनी चाहिए एक चार्ट अकाउंटेंट को, लेकिन कंप्लायंस करते हुए जो चैलेंजेस समटाइम्स आते हैं तो उनकी वजह से जो काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं जो कंप्लायंस से रिलेटेड होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट को डिस्कस कर रहे होंगे। और एंड में ये कोड की जो एप्लीकेबिलिटी है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसे की जाएगी उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एथिक्स क्या है। एथिक्स को डिफाइन करना डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये कि प्रिंसिपली जो ये कंसर्न है ये मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ, करेक्टर के साथ और कंडक्ट के साथ जो है कंसर्न है। तो इन चीज़ों को इसमें आप फोकस पे रखेंगे। दूसरी बात जो ये है कि एथिकल बिहेवियर जो है सिर्फ लॉ को फॉलो करने से ज़्यादा बड़ी बात है। तो जस्ट लॉ को आप फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, दैट्स गुड, यू शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बट एथिकल बिहेवियर इज मोर देन दैट। इट इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग। इवन एक चीज़ अगर इलीगल नहीं है या वो एक काम जो करना है वो लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन वो करना उस वक्त में मॉरल प्रिंसिपल्स और कंडक्ट के अगेंस्ट होगा, तो फिर वो काम नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बिहेवियर अनएथिकल होगा। खासतौर पे अकाउंटेंसी प्रोफेशन का एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क है कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक्सेप्ट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एथिकली एक्ट करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बाज़ ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को फाइंड करते हैं, देखते हैं, जहाँ पर उनकी ये जो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं ये एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, क्लाइंट और पब्लिक की तरफ, और बाज़ ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में होते हैं। जैसे एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट में हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है चैलेंज आता है, और इस चैलेंज को जो है फेस करने के लिए आई कैप ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया है अपने मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, एफिलिएट्स को, एम्प्लॉयज़ को, मेंबर फर्म्स को जहाँ पे एप्लीकेबल हो। तो वो मेंबर फर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये इस कोड का नाम जो है दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और लेटेस्ट जो है वो 2019 में रिवाइज हुआ है ये। इससे पहले 2015 वाला कोड चल रहा था, एंड फोन उससे पहले के और थे। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है जहाँ जहाँ पर एथिकल इशू राइज होते हैं और उस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना चाहिए। मज़ीद इसमें बात करें तो जितने भी आई कैप के मेंबर्स हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट है कि वो कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लाई करें। कोड उन अकाउंटेंट्स पे भी अप्लाई होता है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर भी अप्लाई होता है जो इसके अलावा हैं बिजनेस में, जैसे जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं एज CFO, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंटरनल ऑडिटर, और मे बी इवन एज अ टीचर, ट्यूटर। तो इन सब के ऊपर ये कोड अप्लाई होता है। आई कैप कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो बेसिकली जो है ना कुछ पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। पार्ट वन जो है वो कंप्लाइंग विद द कोड को डिस्कस करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, और ये तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट से रेलिवेंट है। पार्ट टू स्पेसिफिकली फोकस करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस को, यानी जो लोग इंडस्ट्री में, एजुकेशन में या अदर देन एज अ फर्म जो है ऑपरेट कर रहे हैं। फिर पार्ट थ्री जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को स्पेसिफिकली फोकस करता है, जो फर्म्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वर्क कर रहे हैं। फिर पार्ट 4A जो है ये इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू इंगेजमेंट्स को खास तौर पे डिस्कस करता है, और पार्ट 4B जो है ये एश्योरेंस इंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू को कि में जो इंडिपेंडेंस होती है उसको कवर करता है। प्रिसाइजली जो है इंडिपेंडेंस के ऊपर खास फोकस है, और वो पार्ट 4 एंड 4B में कवर होता है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हम पार्ट 1 के साथ कंसर्न है जो कि इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे, और पार्ट 2 में हम स्पेसिफिक एक सेक्शन है जिसके साथ कंसर्न है, सेक्शन 220, जो कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग करनी पड़ रही होती है तो उसके अंदर हमें किन बातों का ख्याल रखना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉन्फिडेंशियलिटी। अब
बेसिकली इन पर हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। तो एक तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई करना है। ये नहीं कि 5 हैं तो कोई से मेजॉरिटी के साथ कंप्लाई करना और सो ऑन। इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी भी, और ऑल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो पांचों के पांचों ही फॉलो करने हैं। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी सिचुएशन फेस करें जहां पर वो कंप्लाई कर रहे हो वन फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ और वो फिर कंफ्लिक्ट करता हो कंप्लायंस विद एनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक मैं आपको रीज़न देता हूँ कि ये ऐसा कब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन है जिसके अंदर आपका जो इंटेग्रिटी है वो ये डिमांड करती है, या आपकी जो अपने एम्प्लॉयर के साथ कमिटमेंट है वो ये डिमांड करती है कि आप एक इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। बट एट द अदर एंड जो है यानी कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी, लेट से बात करते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी है कि आपने एक जो अपना एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। बट दूसरी तरफ अगर आप समझते हैं कि अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना की गई रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में गलत होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इंटेग्रिटी अफेक्ट हो रही है। तो इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ रहा है। मोस्टली जो है इस सिचुएशन में हमें गाइडेंस मिल जाएगी कोड ऑफ एथिक्स में, और अगर गाइडेंस ना मिले तो फिर उसमें भी कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम देख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली एक अकाउंटेंट कंसीडर कर सकता है कंसल्टेशन को, और बाद वक़्त इवन एनोनिमस बेसिस पर भी कर सकता है। यानी हम जिस तरह से समटाइम आई कैप के टेक्निकल डिपार्टमेंट को लिख देते हैं कि जी इस तरह की एक सिचुएशन अगर कोई फेस कर रहा है, उसमें हम डिटेल्स नहीं बताते जो किसी को आइडेंटिफाई करें, और कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप हमें गाइड करें कि क्या करना चाहिए। तो एनोनिमस बेसिस पर भी कंसल्टेशन ली जा सकती है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी इफेक्ट ना हो। तो अ, इसमें किस किस से आप डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसी के अंदर अपने किसी सुपीरियर से, किसी और कुलीग से, या ऐसे रेलिवेंट डिपार्टमेंट से जो इन चीज़ों को डील करता हो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जैसे कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होती है। प्रोफेशनल बॉडी जैसे हम आई कैप से पूछ सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी जैसे SCCP से पूछा जा सकता है। और लीगल काउंसिल यानी अपने लॉयर्स वगैरह से एडवाइस ली जा सकती है कि लीगल इशू इसमें क्या है, उसमें वो आपको एडवाइस कर देंगे ताकि आप फिर उन लीगल इशूज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी एक्शन है वो डिसाइड करें। लेकिन जो भी ऐसी कंसल्टेशन आप लेते हैं इससे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। एज एन अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए हमने प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, और अगर ज़रूरी हो तो हमें उस मैटर से जिससे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है अपने आप को डिसोसिएट कर लेना है, अनलेस लॉ से में प्रोहिबिशन हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक अगर आपने जॉब अंडरटेक की है तो उसको फिर आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर बीच में छोड़ेंगे तो वो लॉ और रेगुलेशन की जो है खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन डिसोसिएट ना करें। अदरवाइज यू शुड कंसीडर कि जी अगर मैटर से कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तो उससे हम डिसोसिएट हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, ना हम इन्वॉल्व होंगे ना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम जो है उसमें अराइज होगा। अब वन बाय वन सारे जो हमने फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल्स को ब्रीफली नाम पढ़ा था सिर्फ, उनको फोकस करते हैं। तो इंटेग्रिटी पर बात होती है तो रिक्वायरमेंट ये है कि एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। अब इसमें जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है जो खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी नोइंगली एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन वेयर दे बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन contains a materially false or misleading statement, contains statement और information furnished recklessly कि प्रॉपर नहीं बनाई गई, बस ऐसे रैंडम फिगर्स पिक करके एक स्टेटमेंट बना दी गई है। omits or obscures information required to be included where such omission or obscurity would be misleading। वो ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट कर रहे हैं कि उस इंफॉर्मेशन के ओमिट होने से जो इंफॉर्मेशन बाकी डिलीवर हो रही है वो मिसलीडिंग होगी यूजर्स के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सिलेबस से रेलिवेंट करके भी, कि ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं रहना चाहिए इफ़ यू नो दैट दे हैव दीज प्रॉब्लम्स। और व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स अवेयर ऑफ हैविंग बीन एसोसिएटेड विद मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, भाई आप एक इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व थे लेकिन पहले आपको पता नहीं था कि वो फॉल्स है या मिसलीडिंग है, और बाद में आपको पता चल गया, तो आप फिर स्टेप्स लेंगे कि आपको उस इन्फॉर्मेशन से डिसएसोसिएटेड जो है समझा जाए, किया जाए। उसमें लेट्स से कि जो रेलिवेंट ऑडियंस है उसको इन्फॉर्म करते हैं, या फिर आप बाद में इवन अपनी जो पोजीशन है उससे रिज़ाइन करते हैं
या उस पर जो अपना प्रोटेस्ट है वो उसको जो है डॉक्यूमेंट करवाते हैं। तो ये चीज़ें बाद में भी की जा सकती हैं। एक ब्रीफ एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अब आप जो आपकी जॉब है वो है डायरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर एन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द CEO हैज़ आउटलाइंड अ न्यू बिजनेस प्रपोजल टू सेट अप ऑपरेशन इन एन emerging market. The plan is supposed to comply with local bribery and corruption laws, but you are not sure everyone would agree with this assessment. तो वो जो है ना, आपको ये लग रहा है कि जो फॉर एग्जांपल एक दूसरी मार्केट में वो जा रहे हैं, वहाँ पे किसी को कमीशन पे किया जा रहा है, और प्लान अपेरेंटली तो वो कह रहे हैं कि जी जो लोकल करप्शन लॉज वगैरह हैं उस कंट्री के, उसमें की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि ये असेसमेंट ठीक है या नहीं है। तो यानी एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे आपकी जो एंटिटी है वो शायद रिश्वत देने के अंदर इन्वॉल्व है। सो इंटेग्रिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऑनेस्ट हूँ इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। तो एज अ डायरेक्टर हैव, तो आपने क्या ये देखा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो प्लान है इमर्जिंग मार्केट में जाने का एक्सपेंशन प्लान, तो क्या आपने उसको डिटेल में देखा है कि उसमें कोई इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं है, जिसमें प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए या अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इलीगल इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, उनको जो गिफ्ट या दूसरी फॉर्म में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो ब्राइबरी की डेफिनेशन में आते हो? अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली इंटेग्रिटी यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन हो रही है, और इस मैटर को देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो हमारी जजमेंट है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू compromise प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। तो बेशक आपका प्रेशर है किसी का, बेशक आपका कोई पर्सनल मैटर उसके साथ कन्फ्लिक्ट में है, या आपकी कोई एक स्पेसिफिक ओपिनियन है, आपकी जो प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट है वो उसकी वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कंप्रोमाइज़ हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। So, a chartered accountant shall not undertake a professional activity if a circumstance or relationship unduly influence the accountant professional judgment regarding that activity. For example, हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव का ऑडिट नहीं करते, क्यों अलाउड नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जो है नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे तो फिर जो है उससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। और अगर आप उसके बारे में जो है सिर्फ इस बेस पे कि आपका उससे ताल्लुक ठीक है और उस बेस पर एक ठीक रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, क्लीन रिपोर्ट दे देते हैं, जबकि एक्चुअली सिचुएशन क्लीन नहीं है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम रेज होगा कि आपने अपनी जो प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट थी उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया बेस्ड ऑन बायस एंड बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस सिचुएशन पर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। You are an audit manager, having worked for several years on the audit of privately held retail company. You know company management well and expect to be offered an opportunity to replace the soon to retire executive vice president of financial planning. You are concerned the position may not be offered to you if there are problems identified during the current year's audit. अब अगर करंट ईयर के ऑडिट में प्रॉब्लम आ गए तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आपको उन्हें छुपा लेना चाहिए या बताना चाहिए? देखें, प्रोफेशनल ड्यूटी तो यही बनती है, ऑब्जेक्टिविटी तो यही बनती है कि हमें बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मे बी दिस अकाउंटेंट इज़ फेसिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई अगर मैंने ऑडिट इशूज़ हाईलाइट किए तो मेरी प्रमोशन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और वो इस वजह से शायद ना बताए। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन राइज हो रही है, और इसकी वजह से उसकी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है। सो you should not allow bias, conflict of interest, or undue influence of others to compromise sound judgment. तो being mindful of the potential EVP job opportunity, क्या आप अपने ऑडिट को जो है स्टिल स्केप्टिसिज्म के साथ, ड्यू डिलीजेंस के साथ, प्रॉपर क्वालिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं इवन विद द पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटी? अगर आपको जहन में है कि नहीं वो जॉब आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके का एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है। तो दिस शुड नॉट बी द केस। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर को डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर ये रिक्वायर करता है कि एक अकाउंटेंट को नंबर वन तो ये कि अटेन एंड मेंटेन, ये नहीं कि सिर्फ हासिल करना है, उसके बाद मेंटेन भी करना है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड। जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं अपनी क्लाइंट के लिए या अपने एम्प्लॉयर के लिए,
तो उसमें उस लेवल के मुताबिक आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए कि आप का जो क्लाइंट है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक कम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस जो है ऑब्टेन करे बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेलिवेंट लेजिस्लेशन के। और इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाती है वैसे वैसे आपका स्किल और आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए समटाइम्स जब ये पूछा जाता है कि जी सिलेक्टिव स्टडी किन टॉपिक्स की जाए, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। और डिस्करेज करने की मेन रीज़न यही होती है कि कल को जब हमने जाके मार्केट में सर्व करना है तो वहाँ पर तो देखें ना, कमर्शियल लेवल पर कोई ये सुनेगा कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया था, ये टॉपिक सही नहीं पढ़ा था, ये ज़्यादा पढ़ा था, इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ा था। हमें तो हर चीज़ वहाँ पर आनी चाहिए। वो उस टाइम हम अपने जो एम्प्लॉयर है या जो हमारा क्लाइंट है उसको हम प्रॉपरली सर्व कर सकें, और उसके लिए हमारी जो रिलेटेड स्किल है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो एक तो इस वजह से ऑब्वियसली सेलेक्टिव स्टडीज़ जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरी बात ये भी कि ये एथिकल भी नहीं है कि हम जाकर किसी को सर्व करें और हमें उस चीज़ के बारे में पूरा पता ना हो, तो हम उल्टा उसका फिर पोटेंशियल है कि नुकसान कर देंगे ना, उसका भी नुकसान करेंगे और अकाउंटिंग प्रोफेशन को भी ख़राब करेंगे कि उसके जहन में एक इमेज बनेगा कि जो अकाउंटेंट्स हैं वो सही काम नहीं कर सकते। तो ये जो रेप्यूट डेवलप करनी है अपनी अपनी प्रोफेशनल बॉडी की, अपने प्रोफेशन की, वो हमने अपनी इस मेहनत से करनी है, स्किल डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखनी है। तो इसके बाद ही हो पाएगा। तो डिलीजेंटली एक्ट करना है यानी केयरफुली काम करना है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर आप नेग्लिजेंट होकर काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वही बात है कि लोगों के जहन में जो परसेप्शन है आपका भी, आपकी प्रोफेशनल बॉडी का भी, और एज अ अकाउंटिंग प्रोफेशन का भी इन जनरल वो ख़राब होगा। और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट सारे अकाउंटेंट्स को नुकसान की सूरत में होगा। तो हम अच्छा काम करेंगे, लोगों के जहन में ये होगा कि जी एक अच्छी सर्विस मिलती है इन अकाउंटेंट से, तो वो फिर उस अकाउंटेंट को भी, उसकी प्रोफेशनल बॉडी को भी, और इन जनरल भी जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है उसको इससे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये वही सेम एग्जांपल है कि डायरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पर आप देख रहे हैं चीज़ को, और उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो शायद रिश्वत में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर को आपको देखना है। एज अ डायरेक्टर क्या आपके पास इनफ जो है वर्क है और एक्सपीरियंस है जिससे आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो ब्राइबरी से रिलेटेड हैं उस न्यू मार्केट में उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसके बेसिस पर एक जो है अपना डिसीजन ले सकते हो कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है। सो अगर आपके पास वो रेलिवेंट नॉलेज नहीं है तो उसे एक्वायर करें। अगर एक्वायर नहीं कर सकते तो फिर इस पोजीशन पर आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर उस नॉलेज की ज़रूरत है। फर्दर पॉइंट्स जो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर हैं कि एम्प्लॉयज़ को प्रोफेशनल कंपिटेंस के साथ सर्व करने के लिए हमें साउंड जजमेंट की ज़रूरत होती है प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को अप्लाई करने के लिए जिसमें हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ले रहे हों। अब जब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल कंपिटेंस को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस अवेयरनेस चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। जैसे लॉ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स में क्या न्यू चेंज आया है, सर्टन न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैसे ऑपरेट कर रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम प्रॉपर अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। एक कॉन्सेप्ट सीपीडी का यूज़ होता है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, जो कि बेसिकली जिस तरह से ये रिक्वायरमेंट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स उन्हें एक पीरियड में कवर करने होते हैं जिसके अंदर वो लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड की हो, आपने जो है बेसिकली कोई आर्टिकल लिखा हो, कोई टेक्निकल वर्क में इन्वॉल्व रहे हों, तो जिसके से ये प्रूव हो कि आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। सो इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप और मेंटेन करने का की अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिलीजेंस, जब सेकंड पॉइंट डिलीजेंस का था, तो डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि एक असाइनमेंट को केयरफुली, थॉरोली और टाइमली बेसिस पर आप कर सकें। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए कि जो भी लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसके अंडर काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और आप बॉस हैं और आपके अंडर जो है 2 लोग 3 लोग और काम कर रहे हैं, तो उनको भी देखें कि उनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और सुपरविजन होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम आपके काम के साथ मिलकर ही आगे प्रेजेंट हो रहा होगा। और जहाँ भी अप्रोप्रिएट हो तो अकाउंटेंट को एम्प्लॉयर या जो अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उन्हें इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सर्विसेज और एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताना चाहिए। लाइक बाज़ औक़ात लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर हम ऑडिट करके दे रहे हैं तो शायद हमने 100% ऑफ ट्रांजेक्शन जो हैं वो चेक करके और एक एक चीज़ चेक करके बताइए। तो आपने अगर सैम्पल बेसिस पर एक चीज़ को चेक किया है तो क्लियरली उसको हाईलाइट करें
कि जी ये जो चीज़ हम चेक करके दे रहे हैं और अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, इसमें हमने सैम्पल बेसिस को यूज़ किया। जहाँ पर अगर आपकी जो है कोई लिमिटेशन थी कि सर्टन डाटा आपको अवेलेबल नहीं हुआ था और उस एक एंगल को आपने अपनी रिपोर्ट में कवर नहीं किया, तो क्लियरली बताएं कि हमने ये एरिया इस वजह से इसको कवर नहीं किया और बाकी एरियाज जो कवर किए उस पर ये हमारी रिपोर्ट है। प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर ये रिक्वायर करता है कि एक तो जो अकाउंटेंट्स हैं वो रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करें, फॉलो करें। कोई भी ऐसा कंडक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अकाउंटेंट को पता होना चाहिए या पता है कि वो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करेगा, वो नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन, अच्छा जस्ट आपकी अपनी पर्सनल की बात नहीं हो रही, आपकी सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी की बात नहीं हो रही, पूरे अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात हो रही है। तो इवन बेसिकली समटाइम्स जो है स्टूडेंट के तौर पे वी हैव सीन दिस इशू कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल बॉडी का स्टूडेंट दूसरी प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट्स के साथ जो हैं मे बी जोकिंगली और समटाइम इवन सीरियसली वो ऐसे आर्गूमेंट्स में इंगेज हो रहे होते हैं जो कि रीज़नेबल नहीं होते। अब अल्टीमेटली देखें तो जो भी इस तरह के आर्गूमेंट्स में इंगेज्ड है वो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा है। अल्टीमेटली उससे जो नुकसान हो रहा है वो अकाउंटेंसी प्रोफेशन को हो रहा है। और हमारा ये कोड रिक्वायर करता है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारा प्रोफेशन, अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन जनरल, हमारी अकाउंटेंसी बॉडी से ताल्लुक़ है या किसी और अकाउंटेंसी बॉडी से ताल्लुक़ है या नहीं है, तो वो हमें अपने प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट नहीं करना। A chartered accountant shall not knowingly engage in any business, occupation, or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity, or good reputation of the profession, and as a result would be incompatible with the fundamental principle. तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि अगर एक शख्स के बारे में पता चलता है कि जिसने एक सर्टन फ्रॉड कमिट किया है और फिर पता चलता है कि ही इज़ एन अकाउंटेंट, तो ये देखें ये डिस्क्रेडिट टू द प्रोफेशन है, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट एक काम होगा। सो कंडक्ट that might discredit the profession includes conduct that a reasonable and informed third party would be likely to conclude adversely affects the good reputation of the profession। यानी हम किस बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि ये बात गलत है और ये बात सही है, तो वो ये है कि एक रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी हो जिसे सिचुएशन का, उस पूरी बात का, उस कंडक्ट का पता हो और वो ये कंक्लूड करे लाइकली कि जी ये इससे प्रोफेशन की गुड रेप्यूट अफेक्ट हुई है, तो फिर उस कंडक्ट को अगेंस्ट प्रोफेशनल बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एट अ कटिंग एज बायोटेक कंपनी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज जस्ट प्रपोज्ड अ न्यू प्राइसिंग पॉलिसी फॉर पेटेंट प्रोटेक्टेड लाइफ सेविंग ड्रग्स दैट कुड बी व्यूड एज टेकिंग एडवांटेज ऑफ डेस्परेट क्रिटिकली इल पेशेंट्स। तो एक तरफ तो आपकी जो ड्रग है वो पेटेंट प्रोटेक्टेड है, लाइफ सेविंग है, लेकिन आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो पॉलिसी दे रहा है उसमें आप हाई प्राइस वगैरह चार्ज करेंगे। तो बेसिक फोकस ये है कि लोगों को शदीद ज़रूरत है उस दवाई की और उससे आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड एन एनालिसिस दैट सपोर्ट्स द प्राइसेस द मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स वांट टू चार्ज। और आपको अब ये जॉब दी गई है कि एक ऐसा एनालिसिस बनाएं जो कि उन प्राइसेस को ही सपोर्ट करे जो मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करें। आपके पास पेटेंट है, आपने उस पर प्रोडक्ट पे मेहनत की है, तो ये लॉ की अगेंस्ट तो बात नहीं आ रही। लेकिन एज द वीपी ऑफ फाइनेंस जो आप एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं न्यू प्राइसिंग पॉलिसी के लिए, क्या वो फेयर एंड एक्यूरेट है? क्या उसकी प्रोफेशनल स्क्रूटनी की जाए तो क्या वो होल्ड अप करेगा? क्या उसे बायस्ड या इनकम्प्लीट तो नहीं समझा जाएगा? तो अगर तो उसे बायस्ड और इनकम्प्लीट समझा जाएगा अगर उसकी प्रोफेशनल स्क्रूटनी की जाए, तो फिर तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है। लेट्स से बाजुकात हो सकता है कि वाकई जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्राइसिंग चाह रहा है, आप उस पर प्रॉपर रिपोर्ट डेवलप करते हैं, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट होती है और वो हाई जो प्राइसेस के चार्ज को जस्टिफाई करती है, क्योंकि इस तरीके से आप जो है फ्यूचर में भी फिर सिमिलर रिसर्च को कंटिन्यू कर पाएंगे और उसके जो है बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होंगे। तो मे बी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा हाई प्राइसेस के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन आपकी जो भी रिपोर्ट है, क्या अगर उसकी प्रोफेशनल स्क्रूटनी की जाए एथिकल पर्सपेक्टिव से, कंप्लीटनेस के पर्सपेक्टिव से, बायसनेस के पर्सपेक्टिव से, तो क्या वो होल्ड अप करेगी? अगर करेगी देन फाइन, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। और अगर नहीं करेगी तो ये अल्टीमेटली जो है अगेंस्ट द प्रोफेशनल बिहेवियर है और ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन को भी डिस्क्रेडिट करेगा अल्टीमेटली, कि कहेंगे जी एक अकाउंटेंट ने ये रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ये फ्लॉस थे। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं।
तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर करता है कि अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंस में रखना है, यानी छुपा के रखना है, डिस्क्लोज नहीं करना, जो एक्वायर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप। अब कॉन्फिडेंशियलिटी से पब्लिक इंटरेस्ट का फ़ायदा होता है। कैसे पब्लिक इंटरेस्ट का फ़ायदा होता है? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होने से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्योंकि अगर अ, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो जो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तो वो फिर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करेंगे। और अगर उन्हें ये डाउट होगा कि अकाउंटेंट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करेंगे और थर्ड पार्टी को ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएगी, तो फिर देखें वो जो है रिलक्टेंट होंगे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में। तो हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट्स और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बेस पर हम उनको बेहतर जो है कंसल्टेंसी और अपनी सर्विसेज दे सकें, जिससे उनको फ़ायदा हो। तो उसके लिए उनको ये कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं होगी। इवन इफ आपका जो रिलेशनशिप एंड हो जाता है किसी क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके बाद भी आप प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो मेंटेन करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें जहन में रखना है कि अपना एक्सपीरियंस यूज़ करें, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ या डिस्क्लोज ना करें। अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से अब ताल्लुक एंड हो गया है, तो आपको वहाँ पे काम करके जो एक्सपीरियंस मिला है, आपकी जो स्किल डेवलप हुई है, वो आपकी है, उसको फ्यूचर में यूटिलाइज करें और जगहों पे भी। लेकिन जो वहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको मज़ीद और लोगों के साथ ना डिस्क्लोज करें, ना पर्सनली यूज़ करें। तो सेम हम डायरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वाली एग्जांपल लेते हैं, जिसमें न्यू मार्केट में जा रहे हैं और शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब किया जा रहा है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ये देखना है कि एज अ डायरेक्टर यू सब्सिक्वेंटली डिस्कवर ईमेल्स डिस्क्राइबिंग अ स्कीम टू फनल मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि आपको ये एक ईमेल से पता चला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करेंगे इंटरनली, मतलब खासतौर पे चीफ एग्जेक्टिव के साथ अगर ज़रूरी हो। क्या आपकी ऑब्लिगेशन है कि ऐसे में आप उन अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करवाएं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और मे बी जो आपका बैंकिंग रिलेटेड है, या फिर आपका जो जिस तरह से नैब या एफआईए वगैरह होते हैं, तो इनके साथ क्या आप डिस्क्लोज करेंगे अथॉरिटीज़ को, या जो उसके रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं जैसे एसईसीपी, स्टेट बैंक है, तो क्या इनके साथ आप डिस्कस करेंगे? तो ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर एग्जैक्टली यस और नो नहीं है यहाँ पर। इसको देखना पड़ेगा कि उस खास सिचुएशन में लॉ की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं उस पर, और फिर उसको देख के उसके मुताबिक आपको डिसीजन करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के सिचुएशंस जो हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में राइज हो सकती हैं, सिंपल जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर भी, और इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी। कॉन्फिडेंशियलिटी पर मज़ीद जो कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, तो एक अकाउंटेंट को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन तो ये कि अलर्ट रहना चाहिए टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। भाई जैसे दोस्तों में बातचीत हो रही होती है, तो भाई दिन आपका कैसा रहा और उसमें आप डिस्क्लोज कर देते हैं, तो इससे ख्याल रखना है कि इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। तो सोशल इन्वायरमेंट में कहीं पे बात कर रहे हैं, क्लोज बिजनेस एसोसिएट, किसी इमीडिएट के साथ, क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ, तो तब भी आपको जो है जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो है डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो जानबूझ के की है, बगैर जानबूझ के की है, वट्सएवर, इससे अलर्ट रहें कि इन चीज़ों में अक्सर जो है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो केयरफुल रहना है और स्लिप ऑफ टंग नहीं होने देना। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन भी, और इवन अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह आप जॉब के लिए गए, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की, और फिर लेट्स से कि आपने वहाँ पे जॉब की या नहीं भी की, बट स्टिल जो आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में मिलती है, तो उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। इसी तरीके से इसी सिचुएशन में अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में, तो उसको यूज़ नहीं करेंगे अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। और अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। और यू हैव टू टेक रीजनेबल स्टेप टू इंश्योर कि जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम में आपको सपोर्ट स्टाफ है, आपके इंडिविजुअल्स हैं जो आपके अंडर वर्क करते हैं, तो वो भी जिस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, वो आपकी तरह ही ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को
रिस्पेक्ट करें और उसको मेंटेन करें। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर एक अकाउंटेंट जो है उसको करना पड़े डिस्क्लोज, या रिक्वायरमेंट हो इवन के डिस्क्लोज करेंगे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की। फॉर एग्जांपल जहाँ पे डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब लॉ की रिक्वायरमेंट है फिर तो भाई डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। फिर आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लॉ में और कोड के अंदर कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो फिर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फिर ये कि डिस्क्लोजर अगर परमिटेड बाय लॉ, रिक्वायर्ड नहीं है, परमिटेड बाय लॉ है, और जो क्लाइंट या हमारे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ऑथराइज भी कर देते हैं कि हाँ आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इसे, तो फिर भी आप डिस्क्लोज कर लें, फिर भी कोई फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कंसीडर नहीं होगी। और डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ जो है वो डिस्क्लोजर को प्रोहिबिट कर दे फिर तो देखें, फिर तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया तो और फिर आप डिस्क्लोज करते हैं तो फिर तो इलीगल एक्ट कर रहे हैं ना, तो वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन लॉ डिस्क्लोजर प्रोहिबिटेड ना हो और आप समझते हो कि अब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि या राइट है कि आपको ये डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि अगर अब आपने इस सिचुएशन में डिस्क्लोज ना किया, ऑल्दो ये कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट प्रोहिबिटेड नहीं, तो अब डिस्क्लोज नहीं किया तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप डिस्क्लोजर कर देते हैं तो वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कंसीडर नहीं होगा। तो ये 5 हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। अब थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो पोटेंशियली ब्रॉड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में थ्रेटन हो सकती है। ज़्यादातर जो थ्रेट्स हैं वो 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं: सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 एंगल से इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो किसी भी सिचुएशन में आप आइडेंटिफाई करें कि थ्रेट्स टू कंप्लायंस कौन से हैं, तो आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप। दूसरा ये कि वंस यू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू कंप्लायंस तो फिर इवेल्युएट करें कि क्या ऐसे थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल पे हैं, क्योंकि छोटे मोटे चैलेंजेस और इश्यूज तो रूटीन पार्ट होते हैं, तो एक्सेप्टेबल लेवल पर हैं तो दैट्स फाइन, यू कैन हैंडल दोज। लेकिन अगर नहीं हैं तो फिर आप उन थ्रेट्स को कैसे एड्रेस करेंगे, यानी कौन से सेफ गार्ड्स अप्लाई करेंगे जिससे वो एलिमिनेट हो जाएं थ्रेट्स, या ये एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएं टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो सेफ गार्ड्स अवेलेबल जो एक अकाउंटेंट को हो सकते हैं, तो उसमें रूल ये है कि अनलेस के बड़ा क्लियर हो कि जी ये तो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सी बात है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन इंतहाई इनसिग्निफिकेंट है, या एक आप इंफॉर्मेशन सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं लेकिन वो बड़ी नॉर्मल रूटीन इंफॉर्मेशन है एंड एवरीबॉडी नोज के ये सेल्फ रिव्यू यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो दैट्स फाइन। अदरवाइज आपको जो है सेफ गार्ड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि आपका जो थ्रेट है वो या तो एलिमिनेट हो जाए या इस हद तक वो एक्सेप्टेबल लेवल पे रिड्यूस हो जाए कि आपकी जो कंप्लायंस है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। तो एक अकाउंटेंट ये काम करेगा कैसे? अकाउंटेंट ये काम ऐसे करेगा कि या तो आप वो सर्कमस्टांसेस ही एलिमिनेट कर देंगे जिनसे प्रॉब्लम राइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से हम कहते हैं कि एक क्लाइंट है और उस पर हमें इंडिपेंडेंस का इशू आ रहा है, तो वो क्लाइंट आप लें ही ना। एक जो रिपोर्ट है वो आपको बनाने के लिए कहा गया, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो उसमें एक आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है और इतना ज़्यादा है कि आप समझते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, तो आप डायरेक्टली ये मना कर देते हैं कि जी आप ये रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, किसी और से बनवा लें, क्योंकि आपका इसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी अप्लाई करें सेफ गार्ड्स जहाँ पे अवेलेबल हों और कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड हों। अब जैसे बाज़ अवत ये होता है कि एक इन्फॉर्मेशन हमने खुद बनाई थी, बाद में हमारी प्रमोशन हुई तो हमें वही इन्फॉर्मेशन जो है ना चेक करनी है और फिर उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। तो अपनी बनाई हुई चीज़ में कौन गलती निकालता है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। तो इसके अंदर सेफ गार्ड ये अप्लाई हो सकता है कि आप जो अपने सुपीरियर्स हैं उनसे बात करते हैं और जो है आपके साथ साथ एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट से भी उस पर ओपिनियन ले ली जाती है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किसी और भी जो आपकी तरह की स्किल और नॉलेज रखता हो बंदा, उससे सेकंड ओपिनियन भी ले ली जाती है ताकि जो है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए एक्सेप्टेबल लेवल पे। और थर्ड है कि डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, के आप बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप ये काम करेंगे ही नहीं और वो प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, जो क्लाइंट का रिलेशनशिप है वो ख़त्म कर देते हैं या जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ इन चीज़ों में डील करने की हो सकती हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पर स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो थ्रेट ये होता है कि आपका फाइनेंशियल या कोई और फ़ायदा है जिससे आपको ये लगता है कि आपकी जो जजमेंट और बिहेवियर है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस हो जाएगी, तो इट मीन्स यू हैव सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो होते हैं
वो अकाउंटेंट को जो है रिलक्टेंट बना सकते हैं कि वो सर्टन एक्शन ले, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये एक्शन लिया तो फिर मेरा अपना भी नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट है, सर्टन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स अगर आपने प्रपोज की तो उससे प्रॉफिट लो हो जाएगा, प्रॉफिट लो हो गया तो टारगेट लेवल मीट नहीं होगा और फिर आपको जो बोनस मिलना था वो नहीं मिलेगा। अब आपकी जो ड्यूटी है वो तो यही है कि प्रॉपर एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपका अपना बोनस खराब होता है। या कंसर्न ओवर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, एक सर्टन एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं लेकिन आपको लगता है कि ये जो एरर्स वगैरह हैं अगर ये हाईलाइट हुए तो फिर आपकी जो है ना एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को इशू आएगा, तो फिर ये भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट का इशू है। या आपको लगता है कि जो है रेगुलेटरी बॉडी के साथ अगर सर्टन इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको डिस्क्लोज करें, तो अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन को मसला आएगा, फिर आपकी भी जॉब चली जाएगी, तो आप शायद छुपाना चाहें तो जो कि गलत होगा, तो वो नहीं करना। या कमर्शियल प्रेशर है फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंक की तरफ से प्रेशर है कि जी आपका जो लोन है उसकी डेट इक्विटी रेशो सर्टन लेवल पे मेंटेन होनी चाहिए, और आपकी परफॉर्मेंस इस बात पे मेजर होती है कि कितनी अच्छी जो है फाइनेंसिंग मेंटेन हो रही है एंटिटी की। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स की बात करते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट को प्रिसाइजली बात करें तो थ्रेट ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट नहीं कर सकेगा रिजल्ट ऑफ प्रीवियस जजमेंट में, कि पहले खुद ही जजमेंट एक की थी अब उसको वो देख रहा है, और एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट और बाय एन अदर इंडिविजुअल विद इन द अकाउंटेंट फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई when फॉर्मिंग अ जजमेंट एज पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ करंट एक्टिविटी। तो आपके जो बाजुकात असिस्टेंट्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं तो आप उनके काम पे रिलाई करते हैं, लेकिन किसी और सिचुएशन में जाकर सेम काम को चेक करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि आप उस पर पहले ही रिलाई करते हैं तो फिर आप उसको चेक या रिव्यू ठीक से नहीं कर सकेंगे। तो एग्जांपल्स इसकी क्या हैं? फॉर एग्जांपल, एक अकाउंटेंट जो है वो इन्वॉल्व है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने में भी, और साथ ही उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन रिकॉर्ड से जो बनी हुई हैं उनमें फॉल्ट फाइंड करने का टास्क दे दिया जाता है। अब मसला ये है कि वो अगर कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है तो वो उसी रिकॉर्ड पर तो बनी हुई है जो उसने खुद बनाया था, तो उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो है वो थ्रेटन हो जाता है यहाँ से। तो कि उसमें जो थ्रेट है वो सेल्फ रिव्यू का थ्रेट है कि अपने किए हुए काम में गलतियाँ निकालना मुश्किल है। बिजनेस डिसीजन और डाटा जो सब्जेक्ट टू रिव्यू है वो सेम चार्ट अकाउंटेंट ने उस डिसीजन के लिए जो डाटा था उसको प्रिपेयर किया था, तो अब आप खुद डाटा एक बनाते हैं उसकी बेस को रिव्यू भी खुद ही कर रहे हैं, तो अपनी वंस अगेन वही बात है कि अपने काम को खुद रिव्यू करेंगे। तो वैसे जनरली भी इवन आपकी इंटेंशन सही भी हो तो अपने किए हुए काम में जो है एरर्स आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरीके से हम चीज़ों को देख नहीं रहे होते। तो बेहतर होता है कि काम जो है वो एक पर्सन करे और रिव्यू उसको कोई दूसरा शख्स करे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से जो है सिर्फ क्लूजन वगैरह का risk तो खैर फिर भी रहता है, लेकिन इन उससे सिर्फ ये इशू नहीं आता कि जी आप डिफरेंट लोगों को जो है टास्क देकर फ्रॉड के चांसेस लो कर रहे होते हैं। उससे बेसिकली वर्क की जो है एक्यूरेसी भी बेहतर होती है, क्योंकि एक पर्सन काम करे दूसरा चेक करे तो जो इश्यूज हैं वो जल्दी आइडेंटिफाई होने का चांस होता है। एडवोकेसी थ्रेट्स की बात करते हैं। तो ये थ्रेट होता है कि चार्ट अकाउंटेंट अपने क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को इस हद तक प्रमोट करेगा कि फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। यानी आप एक स्टांस के साथ एक ओपिनियन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि ये अच्छी चीज़ है या ये गलत चीज़ है, और आपने इतनी मरतबा ये बात की होती है कि बाद में आपको वो फॉल्स पता भी चल जाए कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप उससे जो है ना चैलेंजिंग फेस करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करें और बैकआउट करें। तो a CFO is being asked to provide and defend misleading and false information to protect interest of implying organization। कि लेट्स से भी टैक्स रिटर्न के अंदर एक्सपेंसेस हैं गलत और वो आपको कहा जा रहा है कि आप टैक्स अथॉरिटीज़ के आगे जो है ना उनको डिफेंड करें, तो बेसिकली इससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो ये एक जो है एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा हो। ह्यूमिलिटी थ्रेट की बात करें तो ये थ्रेट होता है कि किसी के साथ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, तो फिर आप उसके लिए बहुत सिंपथेटिक हो जाते हैं टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क। तो यू आर वर्किंग नाउ एज अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और जो वहाँ पे चीफ अकाउंटेंट है ही हैज़ बीन योर फ्रेंड, तो अब आप उसकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके देते हैं तो आपको लगता है कि यार इसके जॉब का मसला बनेगा, इसको प्रॉब्लम आएगा,
तो आप, या फिर आप एक पर्सन के साथ लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तो यू बिकम टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क, यानी वो जो डिटेल बना के देते हैं आप कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि फेमिलियरिटी की वजह से आप या तो सिंपैथेटिक हो चुके होते हैं बहुत ही ज़्यादा, या फिर जो है वर्क जो कर रहे होते हैं उसको बस एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, आपका जो स्केप्टिसिज्म होता है, प्रोफेशनलिज्म, वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल अ चार्ट अकाउंट इन बिजनेस इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस डिसीजन, जिसमें एक इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर जो कि उस इन्फ्लुएंस से बेनिफिट लेगा। सो आपको एक पॉलिसी के अंदर सर्टन एम्प्लॉयज़ को पिक करना है, जिन एम्प्लॉयज़ को आप पिक करेंगे उन्हें बेनिफिट होगा, तो आपका एक क्लोज रिलेटिव भी है उसमें, तो मे बी यू वांट टू पिक हिम और हर, और उसको बेनिफिट मिल जाए। लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट, तो उससे बिजनेस डिसीजन अफेक्ट होती हैं, क्योंकि लॉन्ग एसोसिएशन में ये होता है कि समटाइम्स वो आपके बिजनेस की बेस्ट जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि इनके अलावा किसी और के साथ काम किया जाए, लेकिन आपको ये फील होता है कि इनके साथ जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म करना डिफ़िकल्ट होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले तो इससे भी ज़ाहरी बात है कि इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्टली इट्स इन द नेचर ऑफ ब्राइबरी, और तो उसको भी एंगल देखना चाहिए, लीगल भी हो सकता है, और इवन इफ ब्राइबरी सिचुएशन नहीं भी है तो सिंपल सा बात है कि अनलेस द वैल्यू इज़ क्लियरली इनसिग्निफिकेंट, तो कैसे पता चलता है कि ये गिफ्ट रीज़नेबल है या नहीं? अगर उस गिफ्ट से आपकी उस काम के बारे में, उन पर्सन के बारे में ओपिनियन अफेक्ट हो रही है, तो दैट इज़ क्लियरली सिग्निफिकेंट। तो अगर आप इवन बाजू का स्मॉल गिफ्ट जो होते हैं वो किसी के बारे में ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, और इन दैट केस जो है उन गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इंटिमिडेशन थ्रेट्स, तो ये थ्रेट बेसिकली ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप पे प्रेशर है। अब वो प्रेशर एक्चुअल भी हो सकता है, परसीव भी हो सकता है, इंक्लूडिंग के कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस आप पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे आपके बॉस, चीफ एग्जीक्यूटिव, या आपसे जो हायर सुपीरियर हैं। तो इंटिमिडेशन थ्रेट में इम्पैक्ट ये होता है कि प्रेशर की वजह से आपको सही काम जो है नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रेशर एक्चुअल हो कि वाकई प्रेशर को दे रहे हो इस तरह का गलत काम करने के लिए, या परसीव्ड हो कि आपके जहन में हो कि जी इनकी से ये प्रेशर आ रहा है। तो एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस जो हैं जो इस चीज़ को कवर करते हैं कि थ्रेट ऑफ डिसमिसल, कि अगर मैंने ये बात कर दी, डिसएग्रीमेंट कर दी, तो मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया या सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन की बात की, या बाज़ एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है आपके सुपीरियर की, तो वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आपको होता है कि भाई अगर इन्होंने जो कहा है इसके अगेंस्ट अब मैंने बात की, चाहे आपकी बात ठीक है, वो रूल्स के मुताबिक है, वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो डोमिनेंट बॉस हैं, अगर इनके खिलाफ कोई या इनकी ओपिनियन के खिलाफ बेसिकली कोई बात की, तो वो फिर इसको बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली ले जाएंगे, और ही माइट वांट टू डिसमिस यू और रिप्लेस यू। तो ये इश्यूज जो हैं वो इंटिमिडेशन थ्रेट रेज करते हैं। अब एंड में हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड पर बात करेंगे। तो जनरल रिक्वायरमेंट तो ये है कि कंप्लाई विद द कोड, कोड को फॉलो करना है एज ए चार्ट अकाउंटेंट। अगर किसी जगह पे लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड करते हैं कंप्लायंस के साथ, यानी हम कहते हैं कि लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो कोड की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और वाइस वर्सा, तो इन दैट सिचुएशन तो आप लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द कोड स्टिल कंप्लाई करेंगे। फिर बाज़ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको लगता है कि कोड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर फॉलो करें तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, यानी जो एक्शन कोड सजेस्ट कर रहा है अगर वो किया तो वो छोटी सी चीज़ पे आप समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन होगा, जैसे ओवर रिएक्शन जैसे कह देते हैं, या वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में खुद फैसला करने के बजाय बेहतर होगा कि आप कंसल्ट करें विद प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। खास तौर पे जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रीच ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करता है कि उसने की है या किसी और ने उसके जो क्लोज सर्कल में की है, तो ही शुड टेक वट एवर एक्शन अवेलेबल टू एड्रेस द कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच के। इस ब्रीच की सूरत में अब आगे के एक्शन लेने चाहिए ताकि सिचुएशन को जितना रेमेडी किया जा सकता है वो किया जा सके, और साथ ही ये भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या ब्रीच को रिपोर्ट करना चाहिए रेलिवेंट यूजर्स को, प्रोफेशनल बॉडी को, या रेगुलेटरी बॉडी को। तो ये फैक्टर्स जो है वो जहन में रखते हुए इसको फॉलो करेंगे। सो इन द एंड जो ओवरऑल बात है वो ये है कि एथिक्स को जब फॉलो करना है तो हमारे जहन में एक ही बात होनी चाहिए, दैट इज़ डू द राइट थिंग। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2014 से।
5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है कि लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज मेंशन्ड इन द आईकैप्स कोड ऑफ एथिक्स एंड डिस्क्राइब द गाइडेंस एक्सप्रेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। तो एक तो सिंपली लिस्ट करना है और प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी को डिस्क्राइब करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर की तरफ चलते हैं। तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। जो गाइडेंस है प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली वो ये है कि एक अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए तमाम प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप में। और इंटेग्रिटी जो है वो फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस को इम्प्लाई करती है, यानी ये इसमें इंक्लूडेड है कि आपने ट्रूथफुल रहना है और फेयर डीलिंग करनी है। और ख़ास तौर पे जो इसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में वो इम्पॉर्टेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी नोइंगली एसोसिएटेड with reports, returns, communications, or other information where they believe that the information contains a materially false or misleading statement। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स और मिसलीडिंग है तो आपने उसके साथ एसोसिएटेड नहीं रहना। इसी तरह अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टेटमेंट ऐसी कंटेन कर रही है जो रेकलेसली फर्निश की गई है, यानी उसमें केयरलेसनेस इन्वॉल्व है, तो हमारा वो उसमें फिर जो है एक तो ड्यू केयर वाला पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। दूसरी बात ये कि जब आपको पता है कि एक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं बनाई गई और फिर भी आप उसको आगे जो है डिसेमिनेट करते हैं तो दैट इज़ अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इसी तरह ऐसी इन्फॉर्मेशन को ओमिट या ऑब्सक्योर करना जो कि इंक्लूड होनी चाहिए थी और उसके ओमिशन की वजह से जो है यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीड हो सकते हैं, तो ये भी जानबूझ के ऐसा करना गलत होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट है कि इन बातों का ख्याल रखना है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2015 के अटेम्प्ट से, जिसमें थ्रेट्स टू कंप्लायंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो जो कोड ऑफ एथिक्स में है, तो अकॉर्डिंग टू ICAP's कोड ऑफ एथिक्स इन कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस में बी सब्जेक्ट टू वेरियस थ्रेट्स। तो लिस्ट कैटेगरीज ऑफ सच थ्रेट्स इन बिजनेस एंड गिव वन सिचुएशन विच में क्रिएट सच थ्रेट्स। तो थ्रेट्स की डेफिनेशन नहीं देनी, सिर्फ लिस्ट करना है और वन सिचुएशन यानी वन एग्जांपल आपने डिस्कस करनी है हर थ्रेट की। तो इसका आंसर डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, उसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से कि एक अकाउंटेंट का ये कंसर्न है कि अगर प्रपोज्ड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की गई तो प्रॉफिट टारगेट लेवल से नीचे चला जाएगा और फिर उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो इसमें पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो इसकी वजह से उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो अगर एक अकाउंटेंट को एक डिसीजन ऐसी रिपोर्ट की बेसिस पर करनी है जो उसने खुद बनाई थी और फिर अब उसकी प्रमोशन हो गई है हायर लेवल पर, तो वहाँ पर उसी जो रिपोर्ट खुद बनाई थी उसी को रिव्यू करना है, चेक करना है और फिर उसकी बेस पर एक डिसीजन लेना है। तो इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट ये होता है कि अपनी ही बनाई हुई इंफॉर्मेशन में गलतियाँ ढूंढना जनरली भी मुश्किल होता है और इससे बाज़ ये भी होता है कि अपनी गलती आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है और एक्सेप्ट करना भी ज़रा मुश्किल है। तो इसमें फिर बेहतर होता है कि किसी और को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एक एग्जांपल है। एडवोकेसी थ्रेट बेसिकली ये होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन प्रमोट करते करते ऑब्जेक्टिविटी को कंप्रोमाइज़ कर दें। तो CFO इज बीइंग आस्क्ड टू प्रोवाइड एंड डिफेंड मिसलीडिंग एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें लेकिन आप उसके लिए मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को डिफेंड करना पड़ रहा है। तो ये एडवोकेसी थ्रेट है कि आपने जब एक चीज़ को डिफेंड किया होगा तो फिर आप उसको अदरवाइज ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पा रहे होंगे। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपका ताल्लुक है उसकी बेस पर आप एक इन्फॉर्मेशन को डिफेंड कर रहे होंगे ऑल्दो यू डोंट बिलीव इन दैट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्रोमाइज्ड। फेमिलिटी थ्रेट, जहाँ पे आप टू सिंपैथेटिक हो जाते हैं या टू एक्सेप्टिंग हो जाते हैं अबाउट समवंस इंफॉर्मेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन।
तो a chief accountant has duty to report certain identified issues to the audit committee. The long term friendship with GM procurement is likely to be strained. तो आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन इश्यूज आइडेंटिफाई अगर आपने कर दिया ऑडिट कमेटी को, तो जो आपकी दोस्ती है वो फिर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका फेमिलियरिटी थ्रेट है और इसकी वजह से आप जो है सही काम करने से रुक रहे होंगे। तो एथिकली चैलेंज आ रहा है और उसका के अंदर आपको रेलिवेंट एक्शन लेना होगा। इंटिमिडेशन थ्रेट होता है जो एक्चुअली परसीव्ड प्रेशर होता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इसमें शामिल है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी बॉस जो आपकी डिसीजन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज जो आपने डील करने हैं, तो वो कह रहे हैं गलत काम करने को, जबकि आपके हिसाब से जो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है वो डिफरेंट है। तो ये एक इंटिमिडेशन थ्रेट की एग्जांपल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।